की दौलत से मालामाल गरीब अफ्रीकी देश सूडान इस समय सबसे खराब मानवीय आपदाओं से दोचार है। सूडान के दारफुर में इस कदर अत्याचार और हत्याएं हुई हैं कि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हालांकि सूडान में सिविल वॉर पहली बार अप्रैल 2023 में छिड़ा था, जब स्थानीय मिलिशिया रैपिड सपोर्ट फोर्सेस या आरएसएफ, जो वहां का अर्धसैनिक बल भी कहा जाता है, उसके और सूडानी सशस्त्र बल या एसएएफ के बीच नियमित सेना में शामिल करने को लेकर मतभेद हो गए। दारफुर में चल रही लड़ाई को देखते हुए मरने वालों की संख्या का केवल अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सहायता संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने इसे 1,40,000 से भी ज्यादा बताया है। सूडान की 51 मिलियन आबादी में से लगभग आधी आबादी इस वक्त मानवीय सहायता पर निर्भर है। अकाल और बीमारी व्यापक है और देश का ज्यादातर बुनियादी ढांचा बर्बाद हो गया है। अब जानते हैं कि इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं और उनके सूडान में क्या क्या इंटरेस्ट हैं। जनरल अब्देल फताह बुरहान, जो एसएएफ के प्रमुख भी हैं, उनके नेतृत्व में सूडान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को मिस्र, तुर्की, रूस और ईरान का समर्थन है, जबकि आरोप लग रहा है कि आरएसएफ को यूएई का समर्थन है। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात इससे इनकार करता रहा है। जानकार बता रहे हैं कि जंग के दौरान रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ के पास हथियारों और ईंधन के लिए कई आपूर्तिकर्ता थे, लेकिन मेन सप्लायर यूएई बना हुआ है। यूएई ने बार बार आरएसएफ का समर्थन करने से इनकार किया है और ऐसे आरोपों को एसएएफ का मीडिया अभियान बताया है और माफी की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि स्वतंत्र विश्लेषक नियमित रूप से ये निष्कर्ष निकालते रहे हैं कि आरएसएफ के जरिए इस्तेमाल किए गए हथियार और गोला बारूद अमीराती मूल के ही थे। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी और विदेश विभाग के खुफिया ब्यूरो के सूत्रों ने भी इस सप्ताह अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि जिस तरह के हथियार सूडान में इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें चीनी ड्रोन के साथ साथ छोटे हथियार, भारी मशीन गन, वाहन, तोपखाने, मोर्टार और गोला बारूद शामिल हैं। जनवरी 2024 की यूएन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लीबिया के जनरल खलीफा हिफ्तार के साथ गठबंधन करने वाले मिलिशिया आरएसएफ को ईंधन, वाहन और गोला बारूद की आपूर्ति के लिए पहले से मौजूद तस्करी संबंधों का उपयोग किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यूएई ने लीबिया की सीमा से सीधे सूडान तक, बल्कि चाड और युगांडा के रास्ते भी हथियारों की तस्करी की है। बदले में यूएई पारंपरिक रूप से सूडान के सोने के सबसे बड़े आयातक के रूप में अपनी पहुंच बनाए रखने में अपने स्वार्थ देख रहा है और इसके लिए ही ये सब कर रहा है, ये इल्जाम लग रहा है। अब बात मिस्र की। मिस्र एसएएफ यानी सूडान की फौज का समर्थक रहा है। कहा जाता है कि मिस्र ने भी एसएएफ पायलटों को प्रशिक्षित किया है और ड्रोन दिए हैं, जिससे मिस्र भी इनकार करता है। एसएएफ का दूसरा समर्थक ईरान है, जिसने ड्रोन भी उपलब्ध कराए हैं। जानकार बताते हैं कि सूडान में ईरान का इंटरेस्ट पड़ोसी यमन को सेव करना है। यमन में अंसारुल्लाह ईरान हिमायती माने जाते हैं। ईरान लाल सागर पर एक नौसैनिक अड्डा चाहता है जो सूडान के करीब हो। यमन में हूती की हिमायत और हथियार देने में सूडान ही काम आता है। सूडान को हूती के लिए एक लॉजिस्टिक केंद्र बनने के लिए जाना जाता है। बात तुर्की की करें तो तुर्की ने एसएएफ यानी सूडान की सेना को ड्रोन और मिसाइलें मुहैया कराई हैं। तुर्की की रुचि लाल सागर तक अपनी पहुंच बनाने में है। रूस का भी सूडान में दखल है, हालांकि वो तुलनात्मक रूप से छोटी भूमिका निभाता है। जब सोने के निर्यात और सूडान के बंदरगाह की बात आती है तो ही रूस एक्टिव होता है, लेकिन माना जाता है कि वहां के संघर्ष में रूस की बड़ी भूमिका नहीं है। हालांकि इस साल 26 अक्टूबर को वॉशिंगटन में क्वाड बातचीत, जो 3 महीनों के युद्ध विराम पर सहमत होने के लिए दोनों पक्षों को एक साथ लाने के लिए हुई थी, बिना नतीजे के खत्म हो गई सूडान के हवाले से। उसी दिन आरएसएफ ने अल फशर शहर पर कब्जा कर लिया और सामूहिक हत्याएं की। तो सभी देशों के सूडान को लेकर अपने अपने हित जुड़े हुए हैं। हालांकि कोई भी सूडान में किसी भी पक्ष को सपोर्ट करने की अपनी भूमिका से इनकार करता है, लेकिन सूडान के बिगड़ते हालात बता रहे हैं कि बिना बड़ी ताकतों के इंटरेस्ट के वहां इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होती। यही गजा में हुआ और अब सूडान इसका शिकार हो रहा है। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
करीब 97% से ज्यादा सुन्नी मुसलमानों की आबादी वाले देश सूडान पर शायद किसी की बुरी नजर लग गई। पूरा आरोप एक मुस्लिम देश पर ही है, नाम है यूएई। अब जिसकी सत्ता के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमान आवाज उठा रहे हैं। सूडान, वो देश जो कभी अफ्रीका की उम्मीद था, आज आग में जलता एक बंजर मैदान बन चुका है। साल 2023 से शुरू हुआ गृह युद्ध अब इंसानियत की सबसे डरावनी कहानी बन गई। राजधानी खार्तूम से लेकर दारफूर तक हर सड़क खून से लाल है, हर घर में मातम है। दो ताकतवर जनरल सूडान आर्मी के अब्देल फतह अल बुरहान और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो, जिसे दुनिया हेमदती के नाम से जानती है, सत्ता की भूख में अपने ही देश को चीर चुके हैं। कई हजार लोग मारे जा चुके हैं। 1.2 करोड़ के आसपास लोग विस्थापित हो गए और 2.5 करोड़ लोग भूख से तड़प रहे हैं। ये सिर्फ युद्ध नहीं, एक साइलेंट नरसंहार है जिसे दुनिया देख रही है पर कुछ नहीं कर रही। साल 2019 महीनों चले विरोध के बाद तानाशाह उमर अल बशीर को सत्ता से हटाया गया। जनता ने समझा अब लोकतंत्र आएगा, लेकिन हकीकत में आया नया तानाशाह। वही सेना, वही बंदूकें, बस चेहरे बदल गए। शुरुआत में सेना और आरएसएफ साथ थे, पर धीरे धीरे यह गठजोड़ जहर बन गया। एक ने खुद को राष्ट्र रक्षक कहा, दूसरे ने लोकतंत्र की आवाज। पर दोनों के हाथ एक जैसे लाल हैं। आरएसएफ ने व्यापारियों पर टैक्स लगाए, सोने की खदानों पर कब्जा किया और जो विरोध करे उसे मौत दे दी। सूडान की गलियों में अब कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ राख और बारूद की गंध है। ये सूडान की एक मस्जिद से उठी आवाज है। शुक्रवार की नमाज के बाद इमाम ने यूएई पर अल्लाह से कहर बरपाने और जैद की सत्ता से बेदखली की दुआ की। सूडान से ये पहली आवाज यूएई के खिलाफ नहीं उठी है। कहानी सूडान की और भी खतरनाक है। 26 अक्टूबर साल 2025 अल फशर, 18 महीनों से घेराबंदी में फंसा सूडान का आखिरी बड़ा शहर, और उसी दिन आरएसएफ ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। 3 दिन के अंदर 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। घर में घुसकर हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों को दीवारों से पटक पटक कर मार दिया गया। येल विश्वविद्यालय की सैटेलाइट तस्वीरों में अल फशर की जमीन खून से लाल दिखाई दी। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी टॉम फ्लेचर ने कहा, यह नरसंहार है जो कैमरे के सामने हो रहा है। शहर का आखिरी हॉस्पिटल जल चुका है और भूख से तड़पते लोग रेगिस्तान की ओर भागने को मजबूर। आरएसएफ का दावा है हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, पर असलियत ये है कि ये लड़ाई अब इंसानियत के खिलाफ बन चुकी है और अब इस जंग की डोरे खींची जा रही हैं बाहर से। सूडान की सेना का आरोप है कि संयुक्त अरब अमीरात पर्दे के पीछे से आरएसएफ को हथियार और पैसे भेज रहा है। अमेरिकी सांसद सारा जैकब्स और ह्यूमन राइट्स वॉच का भी दावा है ब्रिटेन से खरीदे गए हथियार अब सूडान में आरएसएफ के हाथों में हैं। यूएई पर भी यही आरोप है कि उसने भाड़े के सैनिकों की भर्ती में मदद की और दारफूर में हुए नरसंहार में उसकी वित्तीय भूमिका रही। वहीं मिस्र, तुर्की और ईरान सूडानी सेना का समर्थन कर रहे हैं। यानी ये जंग अब 2 जनरलों की नहीं रही, यह एक प्रॉक्सी वार बन चुकी है जिसमें हर देश अपनी चाल चल रहा है और मर रहा है सिर्फ आम इंसान। अल फशर की तबाही के बाद अब खतरा है सूडान फिर टूट जाएगा। जैसे साल 2011 में दक्षिणी सूडान अलग हुआ था, लेकिन इस बार टूटेगा सिर्फ नक्शा नहीं, पूरी सभ्यता टूटेगी। आरएसएफ अरब जनजातियों से जुड़ा है, जबकि सेना गैर अरब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक यह जाति सफाया है। यहाँ मसालियत जनजाति के लोगों को निशाना बनाकर खत्म किया जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यूएई पर मामला यह कहकर खारिज कर दिया कि उसने नरसंहार कन्वेंशन से खुद को बाहर रखा है, यानी कोई सजा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। सूडान अब सिर्फ खून से नहीं, दुनिया की चुप्पी से भी लाल हो चुका है, और यह चुप्पी शायद आने वाले कई नरसंहारों की बुनियाद बन जाएगी।